हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो और पूरे दिलो जान से अपनी तैयारी में लगे हुए हो, है ना बच्चों। कुछ जरूरी काम आने की वजह से मैं लास्ट 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, है ना। तो आशा करते हैं कि इस कारण से कोई बच्चा मुझसे नाराज नहीं होगा, और अगर एक आधा बच्चा मुझसे नाराज हो भी जाता है तो मैं मना लूंगा उसको, है ना। चलिए बच्चों, जो भी लास्ट 2 दिनों में क्लास ना होने की वजह से प्रॉब्लम हुई या फिर कंटेंट थोड़ा पीछे रह गया, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आज थोड़ा सा एग्रेसिवली हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और प्रयास करते हैं कि जो 2 दिन क्लास नहीं हुई उसको आज कवर किया जाए, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कॉपी पेन खोल करके मेरे सामने बैठे हुए हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। बच्चों पॉइंट क्या है कि आप लोग देख रहे हो कि लास्ट अपने जितने भी क्लास हुई, ठीक है, उन सारी क्लासेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था, है ना। तो बच्चों आशा करते हैं आपसे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, है ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड नॉट इवन बच्चों देखा होगा, वो आपको याद भी होगा, है ना। तो डेफिनेटली बच्चों आपको याद होना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास अब वैसा समय बिल्कुल नहीं है कि आप चीजों को कल के भरोसे टाल दो, है ना, टाल मटोल करो। बिकॉज बच्चों आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और जितनी भी मस्तियां हैं, जितने भी एक्स्ट्रा की एक्टिविटीज है पढ़ाई के अलावा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप उन सारी एक्टिविटीज से अभी काफी दूर होंगे और आपका टोटल एंड 100% जो अटेंशन है, जो फोकस है, वो आपकी पढ़ाई पे होगा, है ना। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास में, इस वीडियो में, है ना, फिर से हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। और बच्चों जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है अपना सब्जेक्टिव पोर्शन का, ठीक है, उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे आज के दिन ही, ठीक है। तैयार रहना, इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको अगली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तब तक आप इसको देखो एंड जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको अपडेट रखो, पुराना वाला आपने रिवाइज कर लिया होगा। और अगली वीडियो में बच्चों आप साथ साथ अपने लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप जो भी मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा उसकी तैयारी करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन निखार रहे होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। मैं चाहूंगा एक बार कि आप सारे के सारे स्टूडेंट इन सारे सवालों को एक बार गो थ्रू करो एंड ये देखो बच्चों कि इसमें से कितने सारे सवाल आपको, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं, है ना। और फिर देखते हैं कि बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके देखेंगे एक बार। वेरी नाइस बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चंस काफी ऑसम टाइप के हैं, ठीक है। तो ध्यान से सीखना, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बच्चों। 2 बातें हैं यहाँ से। पहली बात कि मैं जो आपको बताऊंगा वो सीखना, और 100% सीखना बच्चों, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। मैं बिल्कुल भी आपको रटा नहीं रहा कि पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, ऐसा मेरा ऐसा फोकस ही नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा कोई बच्चा इस मेंटेलिटी का हो कि वो रट्टा मारे, ठीक है। लेकिन पहले तो पूरी कोशिश करनी है समझने की, सीखने की। और उसके बाद बच्चों अगर आपको लगता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार समझ में नहीं आया या कुछ भी आपकी तरफ से कोई डाउट हो, कोई फॉल्ट हो, है ना, तो आप इन सवालों के आंसर को बच्चों याद रख लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, क्योंकि बच्चों बिहार बोर्ड में कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं, है ना। तो जो भी डेटाज वगैरह गिवन है वो डेटाज वगैरह आपके माइंड में है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा यार कि यार इस तरह में, इस सवाल में, इस डेटा में हमारा ये पर्टिकुलर आंसर था। और वो आप याद रखोगे तो एग्जाम में अगर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर जाओगे। इट्स डजंट मैटर कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपने देख लिया होगा, है ना। लेट्स स्टार्ट एंड कनेक्ट करते हैं बच्चों क्लास से, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, ठीक है। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना, आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन को काउंट मत करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ कोर्स मैं जितने भी करवाऊंगा इट्स ओके, बट उस क्वेश्चन के साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनो। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप सुनने के बाद भूल जाओगे, उसको भी आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में लगेंगे 20, लेकिन एक्चुअली में वो 40 के आसपास भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं कितने सारे सवाल करवाता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे
तो दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, जिनको आता है वो एक बार वीडियो को रोक करके आंसर पहले खुद से देंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं आता है तो सुनेंगे, एक्स्ट्रा जितने भी मैं पॉइंट बताता हूं उसको भी ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे। क्या दिखाता है बच्चों? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाता है ना। दूसरा है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को दिखाता है, ऑप्शन सी है। एक पीएन जंक्शन डायोड को इंडिकेट करता है, और लास्ट है बच्चों एक जेनर डायोड को दिखाता है। सबसे पहली बात है ना कि सारे बच्चों को पता होगा कि ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, पता है ना बच्चों? ऑफ कोर्स मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ऑफलाइन क्लास में, या फिर आप जहां भी पढ़ते हैं, है ना, आपको आपके सर में डेफिनेटली पढ़ाया होगा, है ना। तो बच्चों ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, राइट, ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, आप याद रखो, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। और बच्चों ट्रांजिस्टर जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है पीएनपी, एक होता है एनपीएन। थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा मैं जो लॉजिक दे रहा हूं, ट्राई टू हियर दैट लॉजिक एंड ट्राई टू गेट दिस आंसर, ठीक है। 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। क्लियर है बच्चों? बच्चों पीएनपी को इंडिकेट करना हो या फिर एनपीएन को इंडिकेट करना हो, दोनों तरह के ट्रांजिस्टर को इंडिकेट करने का एक ही तरीका होता है, बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। वो माइनर सा डिफरेंस दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है, राइट। तो वो डिफरेंस क्या है बच्चों? लॉजिक के आधार पे, जैसे यहां पे आप मुझे बताओ कि इस सिंबल में ये जो एरो है, ये एरो बाहर की ओर है या फिर ये एरो अंदर की ओर है? जरा एक बार देख के बताओ। वेरी नाइस बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो बाहर की ओर है ना, बाहर की ओर है। तो बच्चों यही एक माइनर सा डिफरेंस है कि एक बार ऐसा होगा कि एरो होगा बाहर की ओर, और एक बार ऐसा होगा कि एरो होगा अंदर की ओर। तो बस बच्चों बाहर की ओर एरो और अंदर की ओर एरो, इसी आधार पे हम ट्रांजिस्टर को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। बच्चों जब एरो रहेगा बाहर की ओर, तो आप याद रखना, जब एरो बाहर की ओर होगा तो उस ट्रांजिस्टर को अपन बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर? जब एरो बाहर होगा तो उसको हम बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, एंड वाइस वर्सा। जब एरो अंदर होगा ना बच्चों, जब एरो अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। एरो बाहर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एरो अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब जरा मुझे देख के बताओ कि इसमें एरो कहां है? ऑफ कोर्स बाहर है ना बच्चों, तो कौन सा ट्रांजिस्टर? एनपीएन। वेरी गुड। अब बच्चों ऑप्शन देख लो, है ना, पहला है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी तो पहले में मिल गया, है ना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पीएनपी तो दे नहीं सकते हम, है ना, एनपीएन होगा। बच्चों इसको ना समझने के लिए आप एक लॉजिक भी याद रख सकते हो, ठीक है, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मस्त लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है वो? आपको पता है पीएनपी और एनपीएन 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं ना बच्चों। पी, पहला वर्ड पी से प्रवेश करना, ठीक है, और एनपीएन में पहला वर्ड एन से निकलना। वेरी सिंपल, पी से प्रवेश करना, पी से प्रवेश करना, एन से निकलना। बच्चों एन से निकल रहा है ना, निकल रहा है तो निकलना, एन फॉर निकलना, एन फॉर निकलना, एन पहला लेटर एन है, एनपीएन। और जब एरो अंदर रहेगा, प्रवेश करना, पी से प्रवेश करना, पीएनपी। सिंपल। अब एरो अंदर देखना तो आपको देखो क्या, अरे भाई प्रवेश कर रहा है यार, प्रवेश कर रहा है, पी से प्रवेश करना, पीएनपी। निकल रहा है भाई, निकल रहा है, एन से निकलना, एनपीएन। काफी सिंपल तरीके से बच्चों आप आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ सकते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों हम अगले सवाल की ओर आए उससे पहले आप यहां पे 1-2 पॉइंट को और दिमाग में रखना। वो 2 पॉइंट क्या है बच्चों? आप याद रखना, एंड होगा तो आप लिख लेना, ठीक है, बिकॉज आप देख रहे हो कि व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे रहते हैं और ज्यादा स्पेस नहीं होता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन को ले पाऊं, ठीक है। दूसरी बात की मेरा जो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल है उसमें टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को मैं बोल दिया करूंगा, आप लिख लेना। याद रखो, सुनो बच्चों, याद रखना कि ये भी एग्जाम में आता है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो आप याद रखना, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एक एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, है ना, एम्पलीफायर में लिख देता हूं यहां पे बच्चों। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एक एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, एम्पलीफायर। बच्चों एम्पलीफायर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक, है ना, क्या बोलते हैं? प्रवर्धक। ट्रांजिस्टर इज यूज एज एम्पलीफायर। मैं बिल्कुल भी बच्चों यहाँ पे इंग्लिश वगैरह नहीं बोलूंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एम्पलीफायर या फिर प्रवर्धक के रूप में करते हैं। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है एम्पलीफायर, एम्पली,
फायर, ठीक है। इसलिए आपको दोनों में याद रखना है। मैं आपको प्रवर्धक पढ़ा दूं, एम्पलीफायर ना पढ़ाऊं तो हो सकता है कि एम्पलीफायर आ जाए, है ना। तो दोनों आपको याद रखिए। तो ट्रांजिस्टर को किसे कहते हैं, एम्पलीफायर, अभी उस पर नहीं जाना है, आप बस इस बात को याद रखो, बिकॉज एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग किस रूप में करते हैं बताओ? वेरी गुड, एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप याद रखना, डायोड का उपयोग किस रूप में करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में, एम्पलीफायर को हिंदी में प्रवर्धक कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये दो बात आपके दिमाग में जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक चालक में क्वेश्चन है, एक चालक में 3.2, बच्चों यहां पे पॉइंट लगा हुआ है ना, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं, आंसर बोलो बच्चों, क्या लगता है आपको? ऊपर वाला चूंकि हो चुका है तो मैं मिटाता हूं इसको। दो बच्चों आंसर दो। चलिए देखिए बच्चों, वेरी गुड, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। एंड भले मैं मोबाइल के अंदर हूं, लेकिन आप मेरे से सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और मैं जो चीजें बता रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ यहां से, वो आपके पास जा रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बच्चों बहुत आसान सवाल है, ठीक है। ये सेम सवाल आ जाए तो मैं समझा रहा हूं कर ही लोगे, और अगर डाटा बदल के भी आ जाए तो एक बार आप समझ जाओगे, तो फिर कुछ भी करके आ जाए बना तो दोगे ही आप। कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होंगे। आप एक बात बताओ, करंट का इक्वेशन जानते हो आप क्या? I बराबर Q बाय टी। ऑल राइट बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। आपको पता है कि Q को हम बोलते हैं Ne, T को आप T को T छोड़ दो, Q बराबर Ne। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, वहीं से मिलता है Q बराबर Ne। 2021 जो रिसेंटली लास्ट ईयर जो फरवरी में एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था कि Q बराबर Ne में n का कौन सा मान संभव नहीं है। ऑप्शन ए 4.2, और कौन सा मान संभव है या नहीं है, एक बार आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, दिख जाएगा आपको। तो बच्चों 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में आपको आंसर पता होगा कि n का मान जब भी होता है पूर्णांक में होता है। तो ऑप्शन था 4.2, कौन सा मान संभव है, कौन सा मान संभव, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, एक बार देख लेना बच्चों आप, कौन सा मान संभव है। तो 4.2, 6.3, 5 और 7.2। तो आपको पता है पूर्णांक में होगा तो 5 संभव है, बाकी दशमलव है तो दशमलव वाला नहीं होगा, है ना बच्चों। को देख लेना, एक क्वेश्चन था वहां पे, ठीक है। तो Ne ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बट्टा टी। अब आता है सवाल पे। अच्छा, n का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। T यहाँ पे टाइम है, I यहाँ पे करंट है। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड, बच्चों प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, तो टाइम बराबर कितना ले लेंगे? 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे बच्चों? कर दो 100। बताओ I बराबर कितना? 3.2, तो I की जगह पे आप लिख दीजिए 3.2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n पूछ रहा है, तो n हमको पता नहीं है, n को n छोड़ देते हैं, चलो ठीक है यार। E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जिस बच्चों को E का मान पता नहीं है ना, E का मान की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो बच्चा देवता होगा, देवता है ना। यहीं से अगरबत्ती दिखाऊंगा उस बच्चे को मैं। एग्जाम नजदीक है और बच्चों को E का मान नहीं पता होगा, तो ऐसा कोई भी बच्चा मेरी वीडियो नहीं देख रहा होगा, और अगर देखता है तो चीजों को एकदम अटेंशन के साथ देखता है ना, एकदम केयरलेस होके नहीं। ओके, तो E का मान सबको पता होगा, मेरा हर बच्चा बहुत ही प्यारा है, सबको पता होगा। नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया ना, याद रखना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये E का मान होता है। अच्छा, टाइम क्या रखोगे आप? प्रति सेकंड, यानी कि टाइम का मान 1। तो बट्टा में आप 1 रखोगे, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना, छोड़ दो उसको, है ना। बट्टा में का कोई मतलब नहीं होता। n चाहिए तो यार ये जो अपॉन वाली चीज है उसको बट्टा में ले आइए। तो 3.2 तो भाई एज इट इज रहेगा यहाँ पे, है ना, नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 16 दूनी 32 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 2, और 10⁻−19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा 10⁻19, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर 2 इंटू 10⁻19। देखो कहाँ है,
पहले में ये कमाल हो गया यार, है ना। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 मिटाते हैं बच्चों इसको। अगर आपको सॉल्यूशन उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके उतार लें, राइट। लेट्स इरेज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। अगर आंसर करने की स्थिति में हो तो आंसर भी कर दिया होगा। बताइए क्या आंसर किया बच्चों आपने? ए, वो तो वक्त बताएगा। बी, देखते हैं। सी, चलो देखते हैं बच्चों। फाइनली क्वेश्चन है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव में मैं क्लास ले रहा हूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव पे मेरी क्लास आपको मिल रही है, उन क्लासेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, एंड उसके साथ मैं साथ में जो जो चीजें एक्स्ट्रा मैं बताता हूं। देखा ना, मैंने भी दिष्टकारी ये सब बताया, एम्पलीफायर, प्रवर्धन, ऐसे में बहुत सारी चीजें मैंने इससे पहले भी बताई है। तो अगर मैं 50 क्वेश्चन बोल रहा हूं तो 50 क्वेश्चन नहीं, उसके साथ बहुत सारे थॉट है। तो सारे वीडियोस में बताए गए सारे क्वेश्चन, और उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बीच बीच में बोले गए एक्स्ट्रा के सारे पॉइंट, उसको अगर आप कंपाइल कर दोगे ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपके एग्जाम में बच्चों इसी में से सवाल आएगा। मैं बोल रहा हूं, है ना, इसी में से। अब ऐसा इसी में से मतलब ये नहीं कि हाँ जी बोर्ड का समय इतने सवाल करवाए थे तो इतना आएगा। इसके साथ ही मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूं जो मैं लिख नहीं सकता। मैं लिखूंगा तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा बच्चों। तो आपका काम है प्रॉपरली पढ़ना, ध्यान से पढ़े आप, ठीक है। ये मैं बार बार बताता हूं क्योंकि देख लो आप, ठीक है। मैं कितनी बार मैं ऐसा बात रिपीट करता हूँ तो डेफिनेटली आपके अंदर वो एक सीरियसनेस आनी चाहिए। क्वेश्चन देख लिया बच्चों, छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात पूछा है ना। कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबको पता होगा कि मैग्नेट में, चाहे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक विद्युत विभव का व्यंजक पढ़ा है ना बच्चों। अगर आपने पढ़ा है तो आप उस चीज को रिवाइज करो। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड विभव वगैरह किसी भी स्थिति वाला, क्योंकि बच्चों लॉन्ग टाइप में वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र नहीं आता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो यूट्यूब पे है मेरे, है ना, जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाओ और खोजो कि वो कहां पे है, आप जाके देखो उसको। तो ये चुंबक के बच्चों आपको पता है कि ये मिडिल पॉइंट है। यहां से r दूरी पर अगर हम पॉइंट यहां लेंगे तो होगा अक्षीय बिंदु। अगर हम r दूरी पे ऊपर लेंगे तो होगा बच्चों, ऊपर लेंगे तो निरक्षीय, और यहां लेंगे तो अक्षीय। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। अगर मैं बोलता हूं बी एक्सियल, एक्सियल मतलब अक्षीय स्थिति में, तो बच्चों फॉर्मूला होगा μ0 μ0 बट्टा 4 पाई इंटू 2m बट्टा r स्क्वायर। बच्चों अगर मैं बोलता हूं इक्वेटोरियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन मैं चलो सिंपली बोल देता हूं बी नॉन एक्सियल। एक्सियल अक्षीय, नॉन एक्सियल निरक्षीय। अगर ये बराबर बच्चों ऐसे हो, ये होता है ऐसे हो क्या, बी एक्सियल का बच्चों ये फॉर्मूला होता है μ0 अपन 4 पाई 2m बट्टा r स्क्वायर होता है क्यू। एक सेकंड बच्चों राइटिंग का कभी कभी इश्यू हो जाता है, ठीक है। चलो अभी मैं रोकू क्या, मैं इसी में क्लास लेता हूं। तो आप देखो, आपको क्वेश्चंस तो दिखाई दे ही होंगे, है ना। लेट नाइट बच्चों मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी रात के 10:30 हुए हैं, है ना। अब ध्यान दें, ठीक है, समझिए। क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक सेकेंड में देख लो जरा। हाँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए आप। हाँ तो बच्चों मैं क्या बताता, बी एक्सियल μ0 4 पाई 2m बटा r। बी के जनरल फॉर्मूला में क्या आता है नीचे, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। लेकिन जब आप एक्सियल और नॉन एक्सियल के लिए निकालते हो ना बच्चों, तो नीचे क्या होता है, आर क्यूब, याद रखना, ठीक है। नॉन एक्सियल में आते हैं μ0 बटा 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पे 2m नहीं, यहाँ पे होता है m बटा पहले की तरह आर क्यूब, ठीक है। समान दूरी बोला है ना, इसे समान दूरी आर ही लिया है। तो अक्षीय पहले बोला था तो पहले अक्षीय ले लिया, फिर निरक्षीय बोला था तो निरक्षीय ले लिया, है ना। चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है, तो दोनों अनुपात हो गए ना। चलिए अनुपात दे देते हैं। μ0 बटा 4 पाई से कट गया, ठीक है। इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट में निकाल देता हूं, 2m बटा आर क्यूब, और घुमाओ इसको, आर क्यूब बटा m, ठीक है। तो आर क्यूब से आर क्यूब हो गया कैंसिल, m से m हो गया कैंसिल, नीचे में 1 आया ना, तो ये हो गया, ऊपर में 2 बच गया।
2/1, 2:1। देखो बच्चों 2:1 कहीं है क्या? यस। कहने का सेंस जब पूछेगा अक्षीय और निरक्षीय का तो 2:1, लेकिन बच्चों यहीं पे ये पूछा होता कि निरक्षीय और अक्षीय का पलट देता तो 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है, आप रट्टा नहीं मारोगे। ठीक है, और अगर रट्टा मारना भी चाहो तो आप मार सकते हैं। ठीक है, अक्षीय बट्टा निरक्षीय तो 2/1, निरक्षीय बट्टा अक्षीय तो 1/2। क्लियर है? वेरी नाइस। चलो बच्चों, अच्छा इसी में ना एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, कि किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय और निरक्षीय, ऐसे, हाँ सही है, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल सेम बच्चों, यही अनुपात होगा 2/1। फर्क ये होगा कि वहां पे बी बन जाएगा ई, म्यू 0/4 बन जाएगा 1/4πε0, और एम बन जाएगा बच्चों वहां पे पी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक? हाँ वेरी गुड, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलाम मीटर। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। और इसकी बीमा क्या होती है बच्चों? बीमा होती है लात, LAT। क्लियर ना? लात, LAT याद रखना बच्चों। ठीक है, चलिए 3 नंबर तक अपना हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बी रेडी बच्चों। हाँ 3 तक हो गया बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों थोड़ा नीचे है ना, उम्मीद कर रहा हूं दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0, ठीक है ध्यान से देखना, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य क्या होगा? जरा वहां से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर शिखर मान E0 हो तो विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मान आप क्या सोच सकते हो? बोलो। वेरी गुड, E0/√2। यस सर, E0/√2। अच्छा इसका दूसरा मान बताओ, बोलो। हाँ 0.707 E0। ठीक है, 0.707, ठीक है, E0 ये भी होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों ये 4 सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की और 5वां क्वेश्चन एक बार फिर से बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है पढ़िए। क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? बोलो बच्चों, कौन करता है? हाँ, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति की पुष्टि करता है बच्चों प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ना, वो एक्सप्लेन करता है किस चीज को? ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण जो है वो, प्रकाश का ध्रुवण जो है वो ध्रुवण या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा ध्रुवीकरण। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। वेरी गुड। इसी में बच्चों पहला ऑप्शन है व्यतिकरण। आपने क्वेश्चन सुना होगा, एक पतले फिल्म के रंग का कारण कौन होता है? तो व्यतिकरण होता है। प्रकाश के रंग का कारण कौन होता है? आवृत्ति होता है। ये सब क्वेश्चन है बच्चों अलग से सेपरेटली, है ना, ध्यान से समझना। एक पतले फिल्म के रंग का कारण कौन? तो व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश के रंग का कारण कौन? आवृत्ति। ठीक है, ओके। वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा होगा, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, और 7 रंगों में टूटने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। और जो 7 रंगों की पट्टी आपको प्राप्त होती है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप स्पेक्ट्रम कहते हो, है ना, स्पेक्ट्रम कहते हो। तो ये पढ़ा होगा बच्चों आपने, स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा बेंजानिपिनाला। ठीक है, बेंजानिपिनाला। ठीक है, बेंजानिपिनाला। ठीक है, जहां पे आपने पढ़ा होगा कि बैंगनी का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, याद रखें आप, लाल का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो वो प्रकाश कौन सा होगा बच्चों? बैंगनी। किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम मतलब महत्तम होता है? लाल। अब बच्चों अपवर्तनांक की बात करोगे तो अपवर्तनांक उल्टा होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे कम। तो ये सब कुछ रिलेशन है, जिन रिलेशन से भी आपके एग्जाम में सवाल आता है एंड आ सकता है, आप याद रखना। ठीक है, चलिए
तो इन सारी बातों को याद रखेंगे। ये पांचवा क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लाइटिंग का इशू है। अगर ये लाइटिंग की इशू जल्दी दूर हो तो 6 को देखें हम। क्या कहते हो, प्रे करो वहां से कि लाइटिंग की इशू दूर हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? चलो देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करो दिखाई तो आपको इतना दे रहा होगा कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। छठा है बच्चों, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से। बच्चों अभी जानते हो टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहे हैं रात के 11:15 अप्रोक्स, ठीक है। जब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, पता नहीं अभी आप सोए हो कि पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब ये वीडियो मेरा आपको मिलेगा तब तक 26 जनवरी आ चुकी होगी। 26 जनवरी ना, या है ना। और आप सभी जगह होंगे, फ्रेश दिन होगा, ठीक है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ध्यान देना। तो क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से। बच्चों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपने टिक में रख रखा होगा डेफिनेटली। यहाँ पे आपको डाउट रहा होगा। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? आपको पता है ऊष्मा को अपन H से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। H फॉर हीट, और H का फॉर्मूला अपने पास होता है I²RT जब करंट दिया रहे। देखो करंट है क्या इसमें? 7 वोल्ट है, प्रतिरोध है, टाइम है, धारा तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, धारा की जगह पे इसने विभवांतर दे रखा है 7 वोल्ट। तो ऊष्मा का एक और फॉर्मूला होता है V²/R इंटू टी, ठीक है। V²/R इंटू टी, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर धारा रहेगा तो ऊष्मा निकालने के लिए आप ये लगाओ, अगर विभवांतर रहेगा तो ऊष्मा निकालने के लिए आप ये लगाओ। विभवांतर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कौन सा लगाना है आप जानते हो। चलिए लगाते हैं V²/R इंटू टी। तो H का फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग? H बराबर, ठीक है, V²/R इंटू टी। चलिए बच्चों वैल्यू डालते हैं। V का मान बोलो कितना है? 7 वोल्ट, 7 वोल्ट। तो बच्चों V 7 का स्क्वायर कितना? 49। R प्रतिरोध कितना बच्चों? 5 ओम। तो R है, R की जगह पे आप लिख दीजिए 5, ठीक है। T टाइम देखो कितना है? टाइम 20 मिनट। तो बच्चों मिनट में नहीं लेंगे टाइम को, टाइम का मात्रक सेकंड होता है ना। तो अपन सेकंड में लेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो T की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? 20 मिनट, और मिनट में लेना सेकंड में, तो 60 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। बच्चों आप याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है ना, हीट, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये जो सॉल्व करने के बाद आएगा ना, ये आंसर आएगा जूल में। बहुत सारे बच्चे जो इस फॉर्मूला को जान रहे होंगे वो इसी तरीके से चलेंगे और जूल लेके आएंगे। लेकिन आप देखो कि इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो कैलोरी में दिए हुए हैं, ठीक है, कैलोरी में। लेकिन आप कैसे लेके आओगे? जूल में। तो आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे कैलोरी में कन्वर्ट? शायद आपको पता होगा कि एक कैलोरी जो होता है ना, एक कैलोरी में बच्चों 4.2 जूल एनर्जी होती है। मतलब एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो एक जूल बराबर कितना? 1/4.2 कैलोरी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे। रिपीट, जूल में ये आंसर किसमें आएगा? जूल में। और आपको तो कैलोरी में निकालना है। तो जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग दोगे? 4.2 से डिवाइड कर दोगे। ये बात आपकी समझ में आ गई है? मैं इसको 10 बार बोलूं या 1 बार बोलूं, बात बराबर है। वीडियो है, आप दोबारा देखें इसको, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करें? काटते हैं पहले। चलो 5 से काट दिया, तो 5 चौक 20, ठीक है। तो ये हो गया 49। यहाँ पे कितना आ गया? 4। और ये कितना बच्चों? 60। किस में आएगा ये? जूल में। आपको कैलोरी में चाहिए, चलो चलते हैं कैलोरी के पास। H अभी पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चों, क्योंकि देखना कट जाएगा ये, है ना। H बराबर क्या है? 49, यहाँ पे 4, फिर 60 जूल में ना, लेकिन जब बट्टा में लगा दोगे 4.2 तो अभी क्या लेगा? कैलोरी। पूरा लिखा हुआ है, चलो मैं भी पूरा लिख देता हूं, कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। करो सॉल्व। आपको पता है कि ये जो 4.2 है, इसमें पॉइंट कटेगा तो यहाँ 0 आएगा, पता आएगा ना। चलिए आप देखो यहाँ पे, आप इसको काटोगे
7 से काटो, 7 7 49, 7 6 42, ठीक है। अब ये 600 है ना, अब बट्टा में 6 है, काटोगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 7 चौक 28 और 100 से मल्टीप्लाई करो, डबल जीरो चिपका दो यहाँ पे, तो क्या कितना आ गया, कैलोरी। तो उष्मा का मान क्या आ गया बच्चों, 2800 कैलोरी। देखो कहां पे है, 140 बिल्कुल नहीं, 700 नहीं, 280 नहीं, 2800 आ रहा है ना, तो 2800 कैलोरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि ये सवाल आपके समझ में बढ़िया से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं हम लोग, एंड पढ़िए 7वां। लाइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रही है, बट मेरे प्यारे बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। इंपॉर्टेंट तो यही है ना मेरे लिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सर्कमस्टांसेस चाहे जैसी भी हो, एक ऑनेस्ट बच्चा है ना, मोरल एट्रीब्यूट से भरा बच्चा अपने काम से कभी भी हिलता नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी रहे, बढ़िया करना है जीवन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो, ठीक है, गोले पे आवेश कितना हो, 10 माइक्रोकुलाम हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो बच्चों सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बड़े गंदे गंदे दिए हुए हैं। देखो 36 पाई गुने 10 पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में अलग से मात्रक भी पूछा जाता है और पूछेगा, है ना। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और मात्रक बताओ बच्चों, विद्युत फ्लक्स का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर, ठीक है। ये सब मात्रक है, याद रखो। विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और विद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर है ना। आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो विद्युत फ्लक्स बताना है, ठीक है। देखो बच्चों, गोले के सतह से गॉस का पढ़ना पड़ा आपने, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि जो फ्लक्स का मान होगा वो होगा Q/ε0। अभी आप देखो मैं यहाँ पे क्या सेटिंग लगा रहा हूं, बिकॉज आंसर लेके आना ना बच्चों। 1/4πε0 का मान बोलो, सारे बच्चों बोलो वहां से। 1/4πε0 का मान, हाँ 9 × 10⁻9 है ना। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9। नहीं पता है तो देख लो, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 और ε0 का मान 8.85 × 10⁻12। मुक्त आकाश का परावर्तनांक 8 × 8.85 × 10⁻12। धातु की विद्युतशीलता अनंत, हवा की विद्युतशीलता 1, याद रखो। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे ना इसको, इस 4 पाई को मैं वहां गुना में ले जा सकता हूँ। 1/ε0 को रहने दो, 9 है, इस 4 पाई को उधर ले जाओ, ठीक है। तो 4 पाई को हम इधर ले आए, बगल में जो जैसे था वो तो वैसे का वैसे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, ये हो गया पाई, और ये 10⁻9 एज इट इज रहेगा 1/ε0 का। बच्चों ये 1/ε0 का मान आया है। अब देखो ये जो Q/ε0 है इसको मैं नहीं बोल सकता वैसे, Q/1/Q ऐसे, Q/ε0 को मैं बोल सकता हूँ Q गुने 1/ε0। अब करो पुट, Q का मान कितना है बच्चों, 10 माइक्रोकुलम। माइक्रो को कुलाम में लाने के लिए -6 से 10⁻−6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 गुने 10⁻−6, तो Q का मान हो गया। और 1/ε0 का मान ये है, चिपकाओ बगल में इसको, 36 पाई गुने 10 पावर कितना, 9, ठीक है। ये पिक्चर अलग है, ध्यान दें। अब बच्चों 36 पाई को रख लो, और ये जो 10 पावर देखो आप, 10⁻9, 10⁻1, 10⁻9, 10⁻1, 10⁻10, और 10⁻10 में से 10⁻−6 गया, 10 में से -6 गया 4, तो ये 4। अब मात्रा कैसा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखो बच्चों 36 पाई गुने 10⁻4 एंड मात्रक दिख ही रहा है, कहां है ये, हाँ ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखें। है ना, आपको दार्शनिक संख्या से द्विआधारी संख्या में लिखने आता होगा, मिटा दो इसको। ओके, चलिए तो यहाँ पे पूछा क्या बच्चों, आपको डेसिमल टू बाइनरी जाना है, दार्शनिक संख्या को द्विआधारी में बदले। और दार्शनिक में कौन सी, तो दार्शनिक संख्या 25 पढ़ लेना। अगर देखने में दिक्कत हो तो जब मैं पढ़ता हूं तो देख लिया करो। दार्शनिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखें। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 1 0 0 1 0 0 1, है ना, इस तरीके से फटाफट से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर आपको आता है नाइस, नहीं आता तो सीख लेना कैसे करते हैं, है ना। इसमें 25 है, हो सकता है आपके एग्जाम में 27 आ जाए, 31 आ जाए, 17 आ जाए। किसी भी एक संख्या का 100% द्विआधारी है, 100%। कोई एक सवाल ऐसा रहता है, ठीक है। तो 25 का करना है, आप क्या करो बच्चों, 25 को लिख दो, ठीक है। और ये तरीका है बाइनरी में बदलने का, द्विआधारी में बदलने का, कि जिसको बदलना है ना उसको बार बार आप 2 से डिवाइड करो जब तक कि 0 ना आ जाता। देखो यहाँ पे 2 से करोगे तो 2 से किया 12 बार में जाएगा, 2 से 12 होगी 13 बार में तो 26 हो जाएगा ना। 2 किया 12 बार से, 12 दूना 24, हासिल कितना 1। 2 12 से करेंगे 24, हासिल 1, 25 आ जाएगा। फिर 2 से करो, 2 से तो 6 बार में करेंगे, 2 6 12, हासिल कितना 0। फिर 2 से करो, 2 3 6, हासिल कितना 0। फिर 2 से करो, 2 1 2, हासिल कितना 1। अब बच्चों आप में से बहुत सारे सोचेंगे कि यार अब किससे करें, अब तो 1 तो जाएगा नहीं, ये तो 2 से छोटा हो गया, तो इसको कर दो 0 से। आप देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 2 को किया 12 से गुना, 12 दूना 24 और 1 25। 2 को 6 से गुना किया, 2 6 12 और 0 12। तो यहाँ पे 2 को 0 से गुना करो, 2 गुने 0 बराबर 0, और हासिल कितना 1, तब 1 आ जाएगा। वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई दिक्कत हो रही है बच्चों यहाँ पे, तो है ना। तो इतना कर दिया मैंने, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो आया है ना इसको उल्टा लेना है, उल्टा ऐसे नहीं लेना है, उल्टा लेना है। उल्टा लो, 1 1 0 0 1, ठीक है। ये द्विआधारी है, इसमें यहाँ पे 2 लगा दो। ऑप्शन देखो कहां पे है, ये 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ये सी में है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए इसका आंसर सी हो गया बच्चों, है ना। चलो ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि 8वां क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अगर 25 की जगह पे कोई दूसरी संख्या भी आपको दे दी जाए, ठीक है, इसको बड़े से नोट कर लेना, समझ लेना, अगर कोई दिक्कत है तो आप कर दोगे, ठीक है। बड़ी समस्या है यार, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिवली बच्चों क्लास लगाते हैं, देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो, ठीक है। मतलब कि आप पढ़ाई करो, जो भी इशू है समस्याएं हैं वो मैं जानता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं बच्चों 9वां है, स्वस्थ मनुष्य श्रांत नेत्र से देखता है। श्रांत लिखा हुआ है, श्रांत, ठीक है, ऐसे स्वस्थ मनुष्य श्रांत नेत्र से देखता है। कोई बच्चा बोलो। श्रांत नेत्र का मतलब होता है रिलैक्स आई, विदाउट एनी प्रेशर। हम सीधे खड़े हैं और रिलैक्स होकर हम कितना दूर देखेंगे, तो अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अनंत देखेंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो श्रांत नेत्र से कितना देखता है बच्चों, अनंत देखता है। तो आंसर क्या दे देंगे हम यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर नो, 1 मीटर नहीं, 10 मीटर नहीं, आंसर क्या होगा, अनंत, अनंत, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो श्रांत नेत्र से कहां देखता है, अनंत देखता है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो यहां से फर्स्ट बार में जो हमने 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, कुछ थोड़े से सिंपल थे, वो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। एंड उम्मीद करता हूं कि नॉट इवन समझ में आया होगा, आपको याद हो गया होगा। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे वो आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। बच्चों अब मैं क्या करता हूं ना, इस क्लास को यहीं पे रोकता हूं, ठीक है। और इसके बाद हम अब एक थोड़ी देर में, है ना, एक अगली क्लास लगाएंगे। थोड़ी सी लाइटिंग की इशू दूर होती है तो, ठीक है। और इसके बाद जो अपनी अगली क्लास है ना, आज ही होगी वो, ठीक है। उसमें हम करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग टाइप। एंड मे बी देखो इफ टाइम अलाउस देन हम लोग कुछ शॉर्ट भी कर लेंगे, है ना। अब क्या है बच्चों, मैं यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आसान, लेकिन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत आसान है इसलिए मैंने उसको यहाँ पे बोर्ड पे लेना उचित नहीं समझा। मैं यहां से पढ़ देता हूं, आप सुन लो, ठीक है, और वहीं से बैठ के आंसर दो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए आसान नहीं है, आपको इस पर टेंशन देने की जरूरत है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहाँ से 9 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से काउंट करते जाना मैं जितने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए बोलेंगे,
मोल लॉजिक गेट कितने तो हुआ था ना, मोल लॉजिक गेट 3, कौन कौन बताओ, एंड और नॉट, ठीक है 3। बच्चों बताओ मुझे कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वेरी गुड, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, वेरी गुड। बच्चों प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो, स्वप्रेरकत्व का मात्रक, हाँ हेनरी, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक, बोलो बच्चों, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस, ओके। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा। और देखो वहां से बैठ करके और आंसर देना, ठीक है, ऐसे नहीं रहना बच्चों, और कुछ नया लगे तो लिख लेना। ये सारे क्वेश्चन आसान है, बोर्ड पे डिस्कस करने से अच्छा है कि मैं एक बार पढ़ देता हूं, कम समय में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? बताओ। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ये तो क्लास में भी करवाया था मैंने, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक, ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था, चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक, बहुत सारे बच्चों ने प्यार से गलत किया था उसको। चुंबकीय प्रवृत्ति का बच्चों मात्रक जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रक विहीन राशि है, क्लियर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, याद रखें आप, चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। कम्युनिटी में करेक्ट कर लेना, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक समझ में आ गया, एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है, ठीक है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के संग्राहक प्लेट और संगणक प्लेट के आवेशों का कुल योग कितना? 0। संग्राहक का और संगणक के आवेश का कुल सम कितना बच्चों? 0। आयाम मॉडल सूचकांक का मान कहां से कहां होता है? 0 से, बोलो बच्चों, 1 के बीच, वेरी गुड, है ना। आयाम मॉडल सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच। बच्चों एक चीज और यहाँ पे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन भी आप याद रखो कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रम, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना बच्चों, भूलना नहीं, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ओके। निकेल लोहा क्या है? लोह चुंबकीय है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक? डायोप्टर। सब याद रखना, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक? डायोप्टर, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए उसका औसत मान कितना होता है? प्रत्यावर्ती धारा के पूरे एक चक्र के लिए औसत मान 0, ठीक है। पूरे एक चक्र के लिए औसत मान कितना बच्चों? 0, है ना। चलो उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे ओरली बोला है वो आपको आता होगा, ठीक है। प्रतिघात का ऐसा मात्रक? ओम। प्रतिघात का ओम। प्रतिरोध का ओम। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। चालकता का ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या फिर सीमेंस। चालकत्व का ओम इनवर्स या फिर महो, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी को देखें, मैंने आपको ये करवाया होगा, ठीक है। वैसे मैंने यहां से बोल दिया, अगर आपको डाउट है तो वीडियो को पॉज करके मैंने क्या बोला सुन के लिख ले, रिवाइज कर ले, बिकॉज क्वेश्चन यहां से भी आएंगे, ठीक है। चलो तो हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी आंखों से दिखाई देती है? बामर। कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर। कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है? लाइमन। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी, बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, इसलिए दिखाई देती है। और लाइमन बामर को छोड़ के आप बाकी जितनी भी श्रेणी सुनोगे ना, सब पड़ेगा अवरक्त क्षेत्र में, इसको आप याद रखना बच्चों, ठीक है। प्रतिघात का मात्रक मैंने आपको ओम बता दिया। आयाम मॉडल सूचकांक का मान 0 से 1 हमने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कौन काम करता है? प्रकाशिक तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ओके। बच्चों नेक्स्ट जो है आप, हाँ बताइए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? बोलो, 0 होता है। किरचॉफ का संधि नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी विद्युत परिपथ की संधि पर आकर मिलने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अच्छा, किरचॉफ का संधि नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। एक पतले फिल्म के रंग का कारण कौन होता है? व्यतिकरण, यहां बताया। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर, बताया मैंने। डायनेमो का कार्य सिद्धांत
क्या होता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। ओके बच्चों बाकी क्या कहते हैं ये नॉर गेट, नैंड गेट, और गेट, एंड गेट, इन सब का बूलियन व्यंजक और इनका संकेत जो सिंबल होता है ना वो सब आप याद कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापी जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है, ठीक है। मुक्त आकाश का परावर्तनांक बच्चों क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़े ना, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल होते हैं इसलिए बोर्ड पे नहीं लिया है मैंने, ऐसे में आपके साथ और भी क्लास में होते तो बच्चों कैसे पढ़ते ना सिस्टमेटिकली, तो आप क्लास में ही हो ये मान के पढ़ो, फील लेकर के, है ना, एकदम डिसिप्लिन से, सिस्टम से, उठ के हुचुक फुचुक नहीं करना है यहाँ पे। चलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का हो गया, है ना। अनुप्रस्थ त्वरण की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवीकरण या प्रकाश का ध्रुवन। स्वप्रेरकत्व का मात्रक कौन? हेनरी। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90। विषुवत रेखा पर 0, ठीक है। एक आवेशी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? लंबवत। सतह पर विद्युत बल रेखा लंबवत। दो विद्युत बल रेखा आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? इसका कारण पढ़ लेना, शॉर्ट टाइप में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ब्रूस्टर का नियम क्या है? tan थीटा या tan IP बराबर म्यू। अगर ध्रुवन कोण या आपतन कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर म्यू, यदि आपतन कोण I हो तो tan I बराबर म्यू। ये ब्रूस्टर का नियम होता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक बोला है ना, इसलिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, लेकिन जब चालक बोलता तो ताप बढ़ने में प्रतिरोध बढ़ेगा। अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, विद्युत परिपथ की शक्ति कितना? रिपीटेशन है क्वेश्चन का। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? V²/R, ठीक है। और विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग 0। देखना एग्जाम देके जब आओगे ना 2 तारीख को, देखना 35 70 ऑब्जेक्टिव में करने 35 होंगे, और उस 35 में ये 35 का 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में करने वाला होगा ना, मैं इस अपने क्रैश कोर्स के अंदर से दिखा दूंगा आपको। तो ध्यान से सारे वीडियो को कनेक्ट करो, देखो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? ये करवाया था हमने, आवेश का मात्रक होता है। अगर पहले करवा रखा है तो अच्छे से वहां से आंसर करना। तब ताप एमीटर क्या मापता है? वर्ग माध्य मूल धारा मापता है, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, महत्तम भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक कौन होता है? कोटर, छिद्र या होल। एन टाइप में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ओके चलो बच्चों इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, ठीक है। लाइटिंग की थोड़ी इशू है, ठीक है, इतना ही क्लास रखते हैं। और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसके बाद जो मैं अगली क्लास दूंगा, आज ही मिलेगी आपको शाम तक, ठीक है। उसमें हम लोग करेंगे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। रेडी रहना बच्चों। इस सारी वीडियो को इस वीडियो को, इससे पहले की सारी वीडियो को एकदम लाइन अप करो, कंट्रोल में लेके आओ। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सब के सब आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमने इस क्लास में यहां से करवा दिया आपको नहीं आता हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, इन सबको कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। बाय।